हेलो बच्चों। लेसन 10 उपनिवेशवाद और देहात। आज इस चैप्टर का हम 5वां पार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है अमेरिका के गृह युद्ध का, सिविल वॉर का भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा था। बेटे, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में आई थी। यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले जो था सारा सामान घरों में हाथ से बनता था। जितना भी प्रोडक्शन होता था ना, वो हाथों से होता था और घरों में होता था। पहली बार पहली मशीन जो थी वो कपड़ा बनाने की मशीन थी, जिसे स्पिनिंग जे ने बनाया था। और यह मशीन सबसे पहले इंग्लैंड में बनी थी और कपड़े के प्रोडक्शन में सबसे पहले रेवोल्यूशन आई थी। इसमें इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया था जिसके कारण इसे जो था क्रांति का, औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया था। मैं आपको ये बात इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़ी इसकी बैकग्राउंड का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बस आपको ये समझना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आई थी अब, और कपड़े के क्षेत्र में आई थी, स्पेशली कॉटन क्लॉथ्स में। तो ना इंग्लैंड में कपड़ा बनाने की मशीनें लग रही थी और कारखाने लगते जा रहे थे। इंग्लैंड में ना कॉटन बिल्कुल नहीं होती, अगर होती भी है तो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। तो इंग्लैंड सारी की सारी कॉटन जो था वो कच्चे माल के रूप में अमेरिका से लिया करता था, क्योंकि कपड़ा बनाने के लिए, कॉटन क्लॉथ बनाने के लिए कॉटन चाहिए होती है। तो अमेरिका में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्वालिटी की कॉटन मिला करती है। तो ये ना सारी की सारी कॉटन अमेरिका से परचेज़ किया करता था, इंपोर्ट किया करता था। तो इसमें क्या हुआ कि 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में जो कच्चे माल के रूप में कपास आती थी, उसका 3/4 पार्ट जो था अमेरिका से आता था। ठीक है, तो ब्रिटेन के सूती वस्त्र निर्माता जो थे काफ़ी समय से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण परेशान थे। जो इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, कपड़ा बनाने के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और वो उनको इस बात की बड़ी टेंशन हो रही थी कि हम अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है, और अगर फ्यूचर में अमेरिका से कपास आनी बंद हो गई तो हमारा क्या होगा। उनको ये टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी कि अगर अमेरिका से कॉटन नहीं आई, रॉ मटेरियल नहीं आया, तो उनकी इंडस्ट्रीज़ तो बंद हो जाएंगी। तो इतना डिपेंड होना ठीक नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि 1857 में इस टेंशन के कारण ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की जो थी वो स्थापना हुई। कॉटन सप्लाई एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1857 इन ब्रिटेन। इस डेट को आपने अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। और 1859 में जो था मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनी। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1859। इसका अब मकसद क्या था इन दोनों का? इनका मकसद ये था कि दुनिया में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, ताकि कंपनी का विकास होता रहे, ताकि इनको कॉटन मिलती रहे। इनका मतलब उद्देश्य ना ऐसे देशों की खोज करना था जहाँ का वेदर, क्लाइमेट जो था वो कॉटन के लिए अच्छा हो, और वहाँ पर कॉटन उगाने के लिए वहाँ के पीजेंट्स को इनकरेज करना था ताकि उनको कॉटन जो है वो मिलती रहे। ठीक है, तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1859। इट्स पर्पस वाज टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड सो दैट द कंपनी कुड ग्रो। ठीक है, तो भारत की जो लैंड और क्लाइमेट था वो दोनों ही कॉटन के लिए जो था बहुत ही आइडल था, और यहाँ पर सस्ता श्रम जो था, यहाँ पर चीप लेबर भी जो था अवेलेबल थी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने भारत में जो था कॉटन उगाने के लिए पिजेंट्स को मना लिया। वैसे भी भारत का जो साउथ इंडिया है ना, दैट इज़ महाराष्ट्र, गुजरात, ये यहाँ की जो भूमि है और क्लाइमेट है वो परफेक्ट है कॉटन के लिए। आज भी इंडिया का सबसे ज़्यादा कॉटन इन्हीं 2 स्टेट्स में जो है वो ग्रो किया जाता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है,
ठीक है, तो इसलिए ये बेस्ट है। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो इनको डर सता रहा था कि अमेरिका से अगर कॉटन आनी बंद हो गई तो हम क्या करेंगे, उनका ये जो बुरा सपना कह लो, ये रियलिटी में बदल गया। हुआ क्या कि 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया, वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। जब अपने ही देश में लड़ाई हो जाए ना, तो उसको सिविल वॉर कहते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो था सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। इससे ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया। ठीक है, इससे पैनिक खड़ा हो गया, क्योंकि अब नेचुरली किसी देश में लड़ाई हो जाए तो वो अब दूसरे देशों को सामान क्या भेजेगा, है ना। तो अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई। यह सामान्य आयात का जो था 3% से भी कम था। 1861 में जहाँ 20 लाख जो थे इसके बॉल्स आए थे, वहाँ 1862 में जो था ओनली 55,000 बॉल्स जो थे वो रह गए। अब ये बॉल्स क्या होते हैं, एक बार देखो कॉटन का प्रोडक्शन कैसे होता है। ये देखो, ये बेटे कॉटन के खेत होते हैं। इस तरीके से ये कॉटन जो हम रुई उगाते हैं ना, रुई यूज़ करते हैं घरों में, इसकी कल्टीवेशन होती है, इसकी खेती होती है। और ये महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है। अब ये देखो, इस तरीके से ये कॉटन के फूल उगते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद ये देखो, ये भी कॉटन का फ्लावर है। इसके बाद ये देखो, अब ये कॉटन को फूलों को इकट्ठा किया जा रहा है। और फिर इसके बाद जो है इसको बड़ी बड़ी गांठें, इसकी बॉल्स बना लेते हैं। और इसके बाद जो है इसे सप्लाई किया जाता है। फिर इसको मशीनों से इसका धागा बनाया जाता है और फिर उससे जो है कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने चीज़ को ना अब समझना है। तो क्या हुआ कि हम ये कर रहे थे कि अमेरिका से जो कॉटन आनी जो थी वो कम हो गई। जहाँ 20 लाख गांठें आती थी, वहाँ 1862 में सिर्फ 55,000 गांठें रह गई। अब क्या हुआ कि अतः भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ, ईगरनेस के साथ ये मैसेज भेजा गया ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट ने कि इन देशों में जो है कॉटन को ग्रो किया जाए। तो बॉम्बे में जो कपास के व्यापारी थे, उन्होंने उनको ये जो था संदेश, ये मैसेज दिया गया कि आप गांव में जाओ और वहाँ पर जो है किसानों को, जो गांव के जो महाजन वगैरह हैं, मनी लेंडर्स हैं, उनको तुम हमारी तरफ से पैसे दो और वो फार्मर्स को आगे एडवांस में पैसे देंगे ताकि वो जो है कॉटन को ग्रो कर सकें। Therefore, this message was sent with great eagerness to India and other countries that they should export a maximum quantity of cotton to Britain. Cotton traders in Bombay visited cotton growing districts to assess the supply of cotton to encourage cotton cultivation. अब क्या हुआ कि कपास की कीमतों में उछाल आने लग गया। ठीक है, अब जो बॉम्बे के जो बड़े बड़े कॉटन के एक्सपोर्टर थे वो तो खुश हो गए। तो उन्होंने इससे पहले जो कॉटन भारत की कहीं नहीं जाती थी, अब इसकी डिमांड जो है एकदम हाइक कर गई। इससे जो था उन्होंने ये जो कॉटन के बड़े बड़े एक्सपोर्टर थे, ये विलेजेस में गए और उन्होंने वहाँ पर मनी लेंडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अग्रिम राशियाँ दिया। अग्रिम का मतलब होता है एडवांस में पैसे दिया, और उनको कहा कि ये पैसे तुम जो है किसानों को दे दो, उनको उधार दे दो, और ताकि वो कॉटन को ग्रो कर सके और मार्केट में तेज़ी से कॉटन आ सके और हम उसको भेज सके। तो एज कॉटन प्राइसेस जम्प्ड, cotton exporters from Mumbai tried to buy more cotton to meet the demand of Britain. For this, they gave more and more advances to the urban money lenders so that they could lend more and more amount to the rural manufacturers who had promised to provide cotton. When the market is bullish, lending is easily done as the lender is more confident of recovering the amount. ठीक है, जब मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए तो उसको, जो मनी लेंडर होता है, उसको पूरा विश्वास होता है कि उसके पैसे रिकवर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं फार्मर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था।
जब इस बात का दक्खन के देहाती इलाकों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। दक्खन के देहाती इलाके मतलब बॉम्बे, गुजरात के जो थे विलेजेस, उन पर इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। दक्खन के गांव की रैयतों को अचानक से असीमित ऋण उपलब्ध होने लग गया। जो गांव की रैयत थी यानी किसान थे, उनको अचानक से मनी जो थी वो आराम से उनको लोन पे मिलने लग गई। उन्हें कपास उगाने वाली प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए 100 रुपये एडवांस में दिए जाने लगे। और साहूकार मनी लेंडर्स जो थे वो उन्हें हर टाइम मनी जो था वो उधार देने के लिए तैयार रहते थे। पहले यही मनी लेंडर्स नखरे मारते थे, लेकिन अब मनी लेंडर्स जो थे उनको पैसे देने के लिए तैयार थे, क्योंकि अगर वो पैसे देंगे तभी तो वो कॉटन ग्रो करेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, जब तक अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तब तक बम्बई दक्खन में कपास का प्रोडक्शन बढ़ता गया और कपास उगाने वाले जो क्षेत्रों की संख्या थी वो डबल हो गई। 1862 तक यह स्थिति बनी रही और ब्रिटेन के कुल कपास आयात का 90% भाग अकेले भारत से ही आ रहा था। ठीक है। एज लॉन्ग एज द क्राइसिस सिचुएशन इन अमेरिका कॉन्टिन्यूड, द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन बॉम्बे डेक्कन continued to increase. The number of cotton growing areas doubled from 1860 to 1864. इसके बाद क्या हुआ, परंतु तेजी के इन वर्षों में भी सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। इसका मतलब है कि इतना प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन इसका फ़ायदा जो था सिर्फ रिच मर्चेंट्स को हो रहा था। गरीबों को, किसानों को कोई ख़ास जो था वो लाभ नहीं हो रहा था। जबकि अधिकतर किसान तो ऋण के बोझ के तले, उधार के नीचे दबते जा रहे थे, क्योंकि वो पैसे उधार लेते जा रहे थे कॉटन ग्रो करने के लिए। उन पर तो कोई इसका ख़ास इम्पैक्ट, कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि कपास के व्यापार में जैसे जैसे तेज़ी आने लगी, भारत के कपास व्यापारी बहुत खुश। वो तो इस चीज़ के सपने लेने लग गए कि फ्यूचर में हम वर्ल्ड मार्केट में छा जाएंगे और अमेरिका को स्थायी रूप से हम हटा देंगे। परंतु उनके ये सपने जो थे वो थोड़े ही टाइम तक रहे और 1865 में ये सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि अमेरिका में सिविल वॉर ख़त्म हो गया और फिर से इंग्लैंड ने अमेरिका से जो थी कॉटन लेनी शुरू कर दी, क्योंकि अमेरिका और इंडिया की अगर कंपैरिजन करें तो अमेरिका की कॉटन बेस्ट थी। तो इसलिए ब्रिटेन ने अब फिर से अमेरिका से कॉटन लेनी शुरू कर दी। अब अमेरिका से लेनी शुरू कर दी, अब इसका भारत पर सोचो क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। नेचुरली बहुत बुरा प्रभाव पड़ा होगा। अब ब्रिटेन के जो भारतीय कपास के निर्यात था, जो उसमें बिल्कुल ही कमी आ गई। अब इस स्थिति में महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी साहूकार अब लंबी अवधि के उधार देने के लिए उत्सुक नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि अब वहाँ इंडिया के जो खेत थे, गांव थे, वहाँ पर कॉटन के खेत तैयार खड़े हैं, लेकिन उसको लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड ने तो लेनी बंद कर दी। अब किसान बेचारे क्या करें, वो तो बर्बाद हो गए। और उधर उनको और पैसा लोन में जो पैसा लोन ले रखा था उन्होंने मनी लेंडर से, मनी लेंडर ने उनको कहना शुरू कर दिया कि हमारे पैसे वापस करो। अब बेचारे किसान क्या करें, खेत उनके तैयार खड़े हैं, कॉटन कोई ले नहीं रहा है, कोई मतलब ख़रीदार है नहीं है, तो वो पैसे कहाँ से उधार लें। और जबकि अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि विलेजर्स, ये जो पीजेंट्स होते थे, इनको उधार की ज़रूरत पड़ती रहती है। क्यों पड़ती रहती है? क्योंकि एग्रीकल्चर एक मौसमी व्यवसाय है, तो इसके लिए उनको खाद लेना है, बीज लेना है, तो इसलिए इनको उधार की ज़रूरत पड़ती है। और उस टाइम गांव क्या, इंडिया में बैंक तो होते नहीं थे, तो विलेजेस में तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो अब वो पैसे किससे उधार लेते थे? मनी लेंडर से लेते थे। इसके अलावा उनके घर में खुशी है, गम है, शादी है, डेथ है, तो भी उनको पैसे लेने होते थे, उधार लेने होते थे। अब मनी लेंडर्स ने तो साफ मना कर दिया, जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तुम्हें उधार नहीं देंगे, बल्कि जो तुमने हमारे से उधार लिया हुआ है वो भी तुम हमें वापस करो। ठीक है। अब किसानों के लिए तो एक और तो ऋण के सोर्सेस सूख गए, वहाँ दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। अब राजस्व की मांग कैसे बढ़ाई गई? कल के पार्ट में हमने पढ़ा था कि रियायतवाड़ी सिस्टम जो था इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड ने, कंपनी ने।
हमने पढ़ा था ना कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उन्होंने जो था रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि किसानों से सीधे लगान लिया जाता था। और इसमें ये कहा गया था कि हर 30 साल के बाद जो है इसको रिवाइज़ किया जाएगा लैंड रेवेन्यू की रेट को। तो मतलब लैंड रेवेन्यू कितना और बढ़ाना है। तो पहला जो बंदोबस्त किया गया था 1820 में किया गया था। अब इसके बाद जो था 1820 से 30 के बीच में किया गया था। तो अब अगला बंदोबस्त करने का यही टाइम था, यानी कि लगा लो 1860-70 के बीच में। तो जो लैंड रेवेन्यू रिवाइज़ किया गया ना, उसमें राजस्व की डिमांड 50 से 100% तक बढ़ा दी गई। यानी जहाँ 50 रुपये लेते थे अब 100 रुपये लेने शुरू कर दिए, डबल कर दी। अब बेचारी रैयत क्या करे, खेत उनके तैयार खड़े हैं, कोई उनसे पैसे कपास कॉटन ख़रीद नहीं रहा है। उधर जो है मनी लेंडर्स ने पैसा देने से मना कर दिया है, उधर कंपनी ने जो है लगान बढ़ा दिए हैं। अब वो कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें? तो उनको फ़िलहाल फिर से मनी लेंडर की शरण में जाना पड़ा। परंतु इस बार मनी लेंडर्स ने जो था पैसे देने से, उधार देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये किसान अगर हमसे पैसे उधार ले लेंगे तो ये हमें वापस तो कर नहीं सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। ठीक है। On the one hand, the sources of income for the farmers dried up. On the other hand, the demand for revenue increased. The first revenue settlement was done in the decade of 1820 and 1830. Now it was time to make the next settlement. In the new settlement, the demand for revenue was increased from 50 to 100%. The poor Rayat was unable to meet the increased revenue demand in a situation when prices were falling and cotton fields were disappearing. So they once again had to go to the shelter of the money lender, but the lender refused to give the loan this time. ठीक है। अब इसके बाद की कहानी हम कल नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेचुरली पीजेंट्स को गुस्सा आया होगा और उन्होंने कुछ ना कुछ तो मनी लेंडर्स के साथ किया होगा। अब वो क्या किया उसको हम बेटे कल के पार्ट में करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।